नमस्ते एंड जय हिंद। आखिरकार ज़िंदगी में सब सही चल रहा था। महक को किसी तरीके से मना लिया था। किसी तरीके से मैंने पियाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। लाइफ में सब सॉर्टेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एकदम परफेक्ट पिक्चर जैसी है। एक ऐसी मूवी जिसका हीरो मैं हूँ, जिसकी हीरोइन पियाली है और जिसकी सपोर्टिंग कास्ट में मेरे सारे दोस्त। पर ज़िंदगी कभी एक मूवी जैसी नहीं हो सकती, ये मैं समझना भूल गया था। मेरे सामने कई रास्ते थे, और क्या थे वो रास्ते, और क्या होने वाला था आगे मेरे साथ, क्योंकि अभी तक के पियाली से मैंने कभी बात नहीं की थी। पर महक ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगी। इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। लाल पानी, 25 नवंबर 2009। सुबह सुबह की ठंड। उठते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि सबसे पहले अपना पीसी चेक करूं कि कहीं पियाली ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया। मैंने अपना पीसी ऑन कर देखा, पर पियाली ने अब तक मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। निराश मन से मैं किसी तरीके से एकेडमी पहुंचा। आज सैटरडे था तो हमारा ग्रुप डिस्कशन क्लास था। पियाली और महक एक ही साथ बैठकर बातें कर रही थी। पियाली और महक कुछ दिनों में काफ़ी करीबी दोस्त बन गई थी। अब उनको मैं करीबी दोस्त कहूँ या फिर महक जो मेरे लिए करने जा रही थी वो कहूँ, दोनों एक ही चीज़ था। ग्रुप डिस्कशन क्लासेस में सबसे पहले सुधा मैम ने हमको बोला ग्रुप्स बनाने को। हमने वापस से ग्रुप डिस्कशन के लिए 2 ग्रुप बनाए। इन ग्रुप्स में फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं इस बार पियाली के ग्रुप में नहीं था। मैं इस बार विजय, कृष्णा और अनिकेत के ग्रुप में था। ग्रुप डिस्कशन वगैरह बहुत अच्छा चल गया। मेरा पूरा ग्रुप हम एक साइड में जाके बैठ गए और मैंने धीरे से देखा महक पियाली को लेकर बाहर चली गई। उस कांच के दरवाजे से मुझे दोनों बात करती हुई दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे कर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, पर वो कांच का दरवाज़ा बीच में आ रहा था। हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लगभग 30-35 मिनट तक पियाली और महक दोनों ने बातें की और महक अंदर आ गई। अंदर आते ही महक को मैंने पूछा कि तुम इतने देर तक क्या बातें कर रही थी पियाली से। महक ने कुछ जवाब नहीं दिया। उल्टा महक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीट कर लेकर चली गई। महक ने मुझे अपनी स्कूटी पर बैठने को कहा। मैं उसकी स्कूटी पर बैठ गया और महक मुझे ले गई फुटाला तालाब पे। फुटाला तालाब पे पहुंचते ही महक ने मुझे कहा, शान, अब मैं जो तुम्हें कहना चाह रही हूँ वो चीज़ ज़रा तुम ध्यान से समझो और सुनो। महक कहते कहते चुप हो गई और साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, एटलीस्ट मुझे बताओ तो हुआ क्या है? तुम इतनी देर तक पियाली से क्या बातें कर रही थी? शान, देखो, पियाली ऑलरेडी किसी से प्यार करती है, पर ये वन साइडेड लव है और वो अभी तक कमिटमेंट में बिलीव नहीं करती। वो नहीं चाहती किसी से कमिटेड होना। महक ने अपनी बात ख़त्म की। उसके ये वर्ड सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था, क्योंकि जिस लड़की के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो किसी और से प्यार करती थी। और शायद इस बात की जानकारी मुझे हो गई थी क्योंकि मैंने उसका फेसबुक का स्टेटस चेक कर लिया था। शान, देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पे क्या बीत रही है। महक को मैंने बीच में टोका और कहा, महक प्लीज़ तुम घर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने जो भी किया शायद मेरे अच्छे के लिए किया था, बट मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने से, पर अभी तुमने किया है, प्लीज़ मुझे इससे अकेले डील करने दो, मैंने महक को डांटते हुए कहा। महक शायद डर के मारे वहाँ से चली गई। मैं फुटारा तालाब पे बैठा था। आती जाती गाड़ियों को सिर्फ देखता रहा। न जाने कब मेरे आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत रोया, क्योंकि जिस लड़की के लिए इतना तप किया, जिस लड़की के लिए इतनी कोशिश की, वो कहीं ना कहीं किसी और की हो चुकी थी।
या यूँ कह लूँ कि वो किसी और से प्यार करती थी। वन साइडेड लव का मज़ा या वन साइडेड लव की सज़ा, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। कुछ देर फुटारा तालाब में मैं खड़ा रहा। सामने से एक बस स्टॉप था। वो बस स्टॉप के पास एक बस आके रुकी। उस बस में मैं ना चाहते हुए भी चढ़ गया। अब तक शाम ज़रूर हो गई थी। उस बस में चढ़ते ही मैं बस के दरवाजे पे ही खड़ा होकर अपना सफ़र करने लगा। शाम की ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को सहला रही थी। उन ठंडी हवाओं ने शायद मेरा दर्द बांटने का ठान लिया था। मुझे पता नहीं था ये बस कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस का लास्ट स्टॉप आया और कंडक्टर ने मुझे उतरने का इशारा कर दिया। मैं वहाँ से उतरा और धीरे धीरे चलते चलते सोनेगांव लेक पहुँच गया। सोनेगांव लेक की दीवार पर बैठकर सोच में पड़ गया कि क्या गलती कर दी मैंने। पहली बार प्यार किया और शायद उस प्यार में भी असफल रहा। सोचा तो था कि प्यार में कई लोग सफल रहते, कोई असफल रहते, मैं इससे डील कर पाऊंगा, पर शायद जब मेरे साथ वो चीज़ बीती मैं उसको डील करने में नाकामयाब रहा। कई सारे मन में सवाल उठ रहे थे, कई सारी चीज़ें मन में उठ रही थी, पर उन सब सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास में। तभी सोनेगांव तालाब के पास में एक बंदा सिगरेट्स बेच रहा था। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। मैंने उस सिगरेट वाले को आवाज़ दिया और उससे एक सिगरेट मांग ली। जी हाँ, मैं वही लड़का था जो पंकज को मना करता था सिगरेट पीने से। पर आज शायद मेरे को पता चला कि पंकज जो बोलता था कि सिगरेट पीने से एक सुकून मिलता है, शायद उस सुकून की तलाश में मैं वो सिगरेट मांग बैठा। मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट जलाते ही उसका एक कश मैंने अंदर ले लिया। जैसे ही वो अंदर लिया, मानो ऐसा लगा कि मेरे फेफड़े जलने लगे हो। इतना गंदा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। कैसे तो भी मैंने एक सिगरेट ख़त्म कर ली और ख़त्म करते ही मैंने सोचा कि किस तरीके से लोग ये पी सकते हैं। हालांकि मैं वहाँ बैठ के पी रहा था। अब आप इसे हिपोक्रेसी कहिए या कुछ भी, पर इससे मुझे सुकून ज़रूर मिला था। उस सुकून की तलाश में मैंने एक पूरा पैकेट ऑर्डर कर लिया। पूरा पैकेट पीने के बाद मुझे महक का फ़ोन आया। इस समय मैं एकदम अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैंने फ़ोन कट करके स्विच ऑफ कर दिया। रात हो गई थी। रात की ठंड मुझे जकड़ने लगी थी। मैंने उस सिगरेट वाले से बिल के बारे में पूछा तो उसने मुझे 300 रुपये बोला। उसका ये शब्द सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब वहाँ बैठे बैठे मैंने लगभग 30 सिगरेट पी ली थी। 300 रुपये की 30 सिगरेट पीकर मेरे होठ पूरे काले हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार में अगर मैं 30 सिगरेट पी सकता हूँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता था पंकज को रोकने का। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। ये भी नहीं था कि मेरा दिल बैठा था, ये भी नहीं था कि मेरा दिल भरा हुआ था। पर हाँ, उन 30 सिगरेट्स ने मुझे थोड़ी राहत ज़रूर दी। बस स्टैंड पे पहुंचा, बस पकड़ी और बस से धर्मपेट चले गया। घर जाने का अभी भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि घर में मैं अकेला था। यहाँ पे गाड़ियों की चहल पहल, लोगों की आवाज़ें शायद थोड़ी बहुत सुकून दे रही थी। बस पकड़ के जैसे ही धर्मपेट पहुंचा, बस स्टैंड पे उतरते ही मुझे सामने में एक बार दिखा। मेरे कदम न चाहते हुए भी उस बार तक बढ़ चले थे। मैं उस बार के अंदर चले गया। उस बार में बहुत ही कम रोशनी थी। शायद इसके पहले कभी बार देखा नहीं था। सब लोग हंसी खुशी अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ मैं ही था जो गम भुलाने को बार में आया था। मैं किसी तरीके से अंदर एक टेबल पकड़ के बैठ गया और उस बार के एम्बियंस को देखकर ऐसा लगा कि मैं पंकज को बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा वो दोस्त जो मेरे साथ बचपन से था, अब मुझसे वो दूर था। हम लोग ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अपने एकेडमी पे था। या यूँ कह लूँ, मैं इतना सेल्फिश हो गया था कि मुझे अपने दोस्त को याद करने का मौका ही नहीं मिला। पर आज जब मैं अकेला हुआ तब मुझे मौका मिला उसको याद करने का। मैंने वेटर को बुलाया और वेटर को बुलाते ही मैंने उसको बोला कि कुछ भी लेकर आओ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ होती है। आज तक कभी पिया नहीं था।
वेटर ने लाल पानी लेकर आया। अब वो लाल पानी क्या है, कैसा है, उसे कैसे पिया जाता है, ये सब मुझे नहीं पता था, पर मैंने पी लिया। धीरे धीरे एक अजीब सा सीने में दर्द महसूस होने लग गया था। मैंने अपना सेल फोन निकाला, स्विच ऑन किया और पंकज को कॉल किया। हाय भाई, कैसे हो? मैंने पंकज से फ़ोन उठाते ही पूछा। शान, तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, कहाँ पे हो तुम? पंकज ने मेरी आवाज़ सुनते ही समझकर पूछा। यार, मैं धर्मपेट में हूँ एक बार में। यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काफ़ी दिनों से तुम्हारी बात नहीं हो पाई तो सोचा फ़ोन कर लूँ। मैंने धीमी आवाज़ में पंकज से कहा। बाहर का नाम बताओ शान, कहाँ पे हो तुम? पंकज ने कंसर्न होकर मुझसे पूछा था। मैंने पंकज को बार का नाम बता दिया। पंकज ने कहा, रुको शान, मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। पंकज की ये बातें सुनकर शायद मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। मैंने पंकज से पूछा तो उसने कहा कि वो कुछ पेपर वर्क के लिए मुंबई से नागपुर आया हुआ है 2 दिन के लिए। थोड़ी ही देर में पंकज मेरे सामने खड़ा था। मैंने उठते ही पंकज को जोर से गले लगा लिया। गले लगाते ही मैं उसको रो पड़ा। शायद मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे पास में। एक था मेरे दोस्त को इतने दिन बाद देखने का, और दूसरा था उस प्यार का दूर जाना मेरे से। इन दोनों इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा था। किसी तरीके से पंकज ने मुझे संभाला। पंकज को सारी स्टोरी मैंने बताई, किस तरीके से मैं पियाली से प्यार कर बैठा, किस तरीके से आज मैंने 30 सिगरेट पिए, किस तरीके से मैंने आज यहाँ बैठकर शराब पी। जिस चीज़ से मैं बिल्कुल नफरत करता था, वो सब चीज़ें एक ही दिन में मैं कर चुका था। पहले तो पंकज ने मुझे बहुत डांटा, पर उसके बाद पंकज ने बहुत मुझे संभाला। काफ़ी देर हम लोगों ने बातें की। मेरा मन काफ़ी हल्का हो गया था। पंकज ने मुझे घर छोड़ दिया और कहा कि शान, अब तो मुझे जाना है, पर वापस ज़रूर आऊँगा, क्योंकि कल मुंबई वापस जाना है, पर तुमसे मिलने वापस आऊँगा। उससे पहले कोई भी कुछ भी गलत चीज़ मत करना। पंकज ने मुझसे प्रॉमिस किया और वो चला गया। पंकज को जाते हुए बाइक पे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई दूर जा रहा है, पर शायद पंकज आएगा, क्योंकि जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा ही मेरे करीब होता है। मैं घर पहुंचा। मम्मी के बहुत सारे सवाल शुरू हो गए थे। कहाँ था मैं, क्या कर रहा था मैं, मेरा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था। बहुत सारे सवालों के बीच घिरा हुआ मैं, और मम्मी को पता ना चले इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। मैं सीधा भागकर अपने रूम में चले गया। रूम में जाते ही मैंने देखा कि महक के मेरे इसमें 20 मिस कॉल्स थे, 4 मम्मी के थे। मैंने महक को कॉल किया, महक को सब चीज़ें बताई। मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किस तरीके से रह रहा था, क्या सिगरेट पिया, क्या शराब पिया, सब। महक ने मुझे बहुत डांटा। शायद उसके डांट का भी कोई असर नहीं हो रहा था। महक से बात करते करते मैं बेड पे लेट गया। शायद उतना होश नहीं था कि मैं कपड़े भी बदल पाऊँ। मैं महक से बात करता रहा, महक की बातें सुनता रहा। शायद अपने आप का जो अकेलापन था वो दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। पियाली श्रीवास्तव एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। शायद इस बारे में अगर कुछ पहले होता था तो मैं बहुत खुश होता था, पर अब जबकि मैं जान गया हूँ कि पियाली किसी और से प्यार करती है, क्योंकि उसकी फेसबुक का स्टेटस भी इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैंने सोचा कि अगर वो मेरी फ्रेंड बनती है तो इसमें हर्ज क्या है। ज़रूरी नहीं है सारी लव स्टोरीज कंप्लीट हो, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट टारगेट रखेंगे तो मैं सिर्फ उससे फ्रेंडशिप कर लूँ। एटलीस्ट फ्रेंडशिप में ऐसा तो होगा कि जब तक वो मेरी फ्रेंड है तब तक मैं उसे देख पाऊँगा। उन सब चीज़ों के बीच में महक से बात करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मन के अंदर एक ज्वार सा उठ रहा था, मन में सैलाब सा उमड़ रहा था। सब चीज़ें इतनी जल्दी हो गई थी कि समझ नहीं रहा था इसको कैसे प्रोसेस करूं। मैंने महक को सुबह सुबह बोला कि अब मैं सोता हूँ, क्योंकि सुबह के 5 बज गए थे और मैं रात भर सोया नहीं था। किसी तरीके से नींद लेने की कोशिश की,
पर नींद कम वक्त आने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही आंख बंद करता आंखों के सामने एक ही चेहरा आता। पर महक ने मुझे काफ़ी संभाला और काफ़ी मुझे सांत्वना दी उस समय। पर अभी क्या होने वाला था आगे मेरे साथ, क्योंकि एक अकेला दिल कोई ना कोई कंपेनियन ज़रूर देखता है। एक अकेला दिल ज़्यादा देर तक अकेला नहीं रह सकता। तो क्या होने वाला था मेरे साथ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठने वाला था? इन सब सवालों के जवाब दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। और आप क्या कर सकते हैं? अपनी हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।